आपने श्रीलंका या दूसरे पड़ोसी मुल्कों का जिक्र किया। इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में श्रीलंका की जो रैंकिंग है वो 90 है, वो हाई डेवलपमेंट इंडेक्स में है। तो ये मतलब किस प्रकार से देखते हैं, तुलना अगर करें, पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है या बहुत बड़ी उसकी इकोनॉमी नहीं है, भारत के साथ अगर तुलना करें तो वो भारत से आगे और भारत पीछे क्यों है? देखिए, मैंने शुरू में भी कहा कि यहाँ मामला बजट का नहीं है, यहाँ मामला नीति और नीयत का है। बिल्कुल। जब कोई शासक वर्ग वहाँ की प्रजा को, वहाँ की जनता को अपना मानता है और उसको अपना मानकर ही उसके विकास के लिए व्यवस्था करता है, तो बहुत ज़्यादा वो काम करता है। वियतनाम बहुत छोटी कंट्री है, मलेशिया बहुत छोटी कंट्री है, या जो दुनिया के जो बहुत सारे जो डेवलप है जैसे नॉर्वे है, स्वीडन है, उनकी इकोनॉमी कितनी है, उनका जियोग्राफिकल एरिया कितना है, मगर उसके बावजूद भी आप नॉर्वे का, स्वीडन का, या जो बहुत सारे ऐसे दूसरे देश है जो हम लोग देखते हैं कि कंपैरेटिवली इकोनॉमी के मामले में बहुत कम है। भारत की जीडीपी के हिसाब से वो बहुत छोटे देश है, मगर उसके बावजूद भी वो अपनी जनता के विकास के लिए सर्वोत्तम चीज़ें करते, क्योंकि वहाँ का शासक वर्ग जो है उसी जनता से चुना जाता है। ये ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में ये जो डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है भारत के लेवल पर, ये असल में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ का शासक वर्ग जो है ये रेसिज्म को मानता है और यहाँ की प्रजा को अपने से अलग मानकर ये सारी बातें करता है। तो एक प्रकार से ये रेसिस्ट गवर्नमेंट है, और दुनिया में जैसे रेसिस्ट लोग अपने से दूसरे नीचे वाले रेस के साथ ये व्यवहार करते, तो यहाँ जो जाति के आधार पर अगर हम देखें तो ये रेसिस्ट गवर्नमेंट है। इसको फैसिस्ट भी नहीं कर सकते, ये रेसिस्ट गवर्नमेंट है, और ये रेसिज्म के आधार पर सारी नीतियाँ बनाती है। अगर 8 लाख कमाने वाला गरीब है और सरकार का पर कैपिटा इनकम 1 लाख से बिलो है, तो ये सरकार ने सवर्णों को आरक्षण देने के लिए 8 लाख का क्राइटेरिया किस आधार पर लगा? या तो आप अपनी नेशनल इनकम जो है, एवरेज इनकम जो है 8 लाख तक लेकर आओ, और उसके बाद में आप इनको रिजर्वेशन से बाहर निकालो। 5 लाख मतलब 5 एकड़ की लैंड रखने वाले लोगों को उन्होंने कहा कि ये गरीब है। तो सरकार का जो एग्रीकल्चर सेंसस का आंकड़ा ये कहता है कि एवरेज लैंड होल्डिंग जो है 1.18 हेक्टर है, यानी वो लगभग 2-2.5 एकड़ के करीब है। पिछले सेंसस के रिपोर्ट में हमने भी उसकी चर्चा की थी कि लैंड होल्डिंग घट कर और 2.5 एकड़ से भी नीचे आ गया है। तो एवरेज लैंड होल्डिंग जो है भारत की 85% से ज़्यादा जो लैंड होल्डिंग रखने वाले जो लोग हैं वो 2.5 एकड़ से नीचे है, और सरकार ये कहती है कि जिसके पास मिनिमम 5 एकड़ की जो जमीन है वो गरीब है। 1000 स्क्वायर फीट का जिसका मकान है वो गरीब है। अगर इसी क्राइटेरिया के आधार पर अगर हम लोग गरीबी का मूल्यांकन करें और उसके आधार पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाले, तो भारत की 90% जो आबादी है उसमें फंस जाएगी। यानी ये 131 से एकदम बॉटम लाइन में आ जाएगा। श्रीलंका हो या नेपाल हो या बांग्लादेश हो या जो दूसरे कोई भी पड़ोसी मुल्क हो, वो और वहाँ का शासक वर्ग जो है वो अपनी प्रजा को किस नज़र से देखता है, उसके साथ अपने आप को कैसे रिलेट करता है, ये देखा जाता है। अब गरीब का बेटा अगर 8-8 लाख का सूट पहनता है, उसके बावजूद भी वो गरीब रहता है, तो गरीब कैसे रहता है? जी, आप ये चर्चा शुरू होने से पहले आपने एक श्रीलंका और भारत का जो कंपैरिजन किया था कि सीता जो है, सीता को ज़्यादा अधिकार श्रीलंका में है, रावण की लंका में है, वही राम राज्य जो है भारत में उसको कम अधिकार है। तो मैं चाहता हूँ कि वो हमारे दर्शकों को आप बताएं कि वो किस प्रकार से आपने कंपेयर किया है। ये जो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में एक बहुत बड़ी बात ये कही जाती है कि जेंडर इक्वालिटी की बात जो है उसको भी कंपेयर किया जाता है। जी, तो दुनिया में जेंडर इक्वालिटी की बजाय भारत में हमेशा जो है जेंडर इनइक्वालिटी की बात होती है, क्योंकि वो फैक्ट होता है। बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर भारत में हर क्षेत्र में लागू है, और जेंडर इनइक्वालिटी का जो इंडेक्स है भारत का वो 123 है, जबकि श्रीलंका का जो है वो 72 है। यानी भारत से 50 रैंक जो है वो श्रीलंका ऊपर है। अब वहां पर ये असमानता कम है भारत से, मतलब जो समानता वाली बातों में वो बहुत ज़्यादा आगे है। एडवांस जिसको हम ये कह सकते हैं, या हाई डेवलपमेंट का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट का, उसमें वो शामिल है। अब जो भारत में हमेशा राज्यकर्ता के द्वारा ये कहा जाता है कि हम राम राज लाएंगे, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राम राज लाना चाहते, वो सीता का तो राज नहीं लाना चाहते, क्योंकि राम राज में भी सीता के ऊपर ही आरोप लगाया गया था।
सीता को ही अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और अग्नि परीक्षा देने के बाद में भी सीता को घर से निकाला गया था। जो रावण सीता को लेकर गया था उस रावण के राज्य में सीता की ज़्यादा इज्जत थी, ज़्यादा सुरक्षा थी, उस सीता को वहाँ ज़्यादा प्रिविलेज लाइफ था। और वहाँ से जब वो सीता फिर अपने राम राज में आई तो उसके साथ वही व्यवहार हुआ। इस वजह से वो जो लैंगिक असमानता जो है वो भारत में एक अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। श्रीलंका में वो जो रैंक है वो 72 है और उससे 50 पायदान नीचे भारत का 123 है, यानी 51 का डिफरेंस। ये जेंडर इनइक्वालिटी जो भारत में बढ़ती है या आमतौर पर इसकी चर्चा होती है, इसके कारण क्या है? देखिए, भारत में इस जेंडर इनइक्वालिटी को धर्म व्यवस्था के साथ में आपको जोड़कर देखेंगे तो ये जो असमानता आपको धर्म की मान्यता है, वर्ण व्यवस्था की मान्यता, और इसी वर्ण व्यवस्था और धर्म व्यवस्था ने स्त्रियों को अपमानित किया, वर्ण बाह्य घोषित किया, शिक्षा, शस्त्र और संपत्ति से वंचित किया। इतना ही नहीं तो उसके जो सारे मौलिक अधिकार वो छीन लिए। संविधान ने ये सारे अधिकार उसको दिए, मगर चूंकि राज्यकर्ता उसी मानसिकता से देश को चलाना चाहते हैं तो उन्होंने शुरू से लेकर आज तक उसी मानसिकता को आगे बढ़ाया। और आज भी वो महिलाओं के साथ में केवल चर्चा के स्तर पर समानता की बात करते, व्यवहार में ऐसी कोई बात नहीं। अगर मनुस्मृति का धर्म का राज होता तो क्या निर्मला सीतारमण बजट रखने लायक होती? बिल्कुल। भारत में महिलाओं के ड्रेस कोड की अगर आप बात करेंगे तो उसमें एक यूनिकनेस है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेकर आसाम तक महिलाएं तरह तरह के पोशाक पहनती है, मगर उन सारी पोशाकों में एक बात आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि महिलाओं के किसी भी ड्रेस कोड में पॉकेट नहीं है, जेब नहीं। पुरुषों के शर्ट को आपको पॉकेट मिलेगा, पैंट को मिलेगा, जो भी कपड़ा वो पहनते हैं उसमें आपको पॉकेट मिलेगा। ये जो पॉकेट है, ये पॉकेट दो चीज़ों का सिंबल है। एक तो उसमें आप पेन रखोगे तो ये आपके एजुकेशन का, लिखाई का, ज्ञान रखने का आपको अधिकार है, और दूसरा पॉकेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें पैसा रखने के लिए। तो महिलाओं को दो ही चीज़ों से हम लोग ये कह सकते हैं कि डिसफ्रेंचाइज किया गया, उनको प्रॉपर्टी लिस्ट बनाया गया और उसको एजुकेशन के अधिकार से वंचित कर दिया। तो ये निर्मला सीतारमण जी को भी आपने देखा होगा, जब वो बजट लेकर आई तो वो उनके बजट का बैग जो था आपने देखा होगा किस तरीके से उन्होंने रखा था। यहाँ तक बात की गई कि उन्होंने कौन से रंग की साड़ी पहनी, क्या हुआ, वो सारी बातों की चर्चा हुई, मगर वो धर्म के प्रतीक के तौर पर उसको कहा गया। मगर धर्म के साथ अगर उसको जोड़कर कहे गए होते तो उसको तो अधिकार भी नहीं है, वो तो प्रॉपर्टी लेस उसको घोषित किया गया था। तो समानता की बात जो है, ये जो भी भारत में महिलाओं का जो डेवलपमेंट हुआ वो केवल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ।